हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में आपको विद नोट्स में आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जहाँ किसी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने की नीड होगी तो मैं आपको वो रिएक्शन भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे बच्चों, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाला है। इसमें हर एक पॉइंट को मैं बहुत डीपली सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ मेटल। व्हाट इज़ मेटल? मेटल की जो प्रॉपर्टी है बेटे, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है जो मेटल्स होती हैं उनमें अपना एक शाइनिंग सरफेस होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे गोल्ड होता है येलोइश कलर शो करता है, जैसे सिल्वर है थोड़ा वाइटनेस रहता है, जैसे आपका कॉपर होता है। तो हर एक मेटल की अपनी एक शाइनिंग सरफेस होता है, तो उसे मेटालिक लस्टर बोलते हैं आप। सेकंड जो मेटल के बारे में आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, वो होती है मेरे बच्चों हार्डनेस। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें मेरे बच्चों, तो वो आती है मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब होता है मेरे बच्चों, आप किसी मेटल को हैमर करके उसे फैला सकते हैं शीट की फॉर्म में। और डक्टाइल का मतलब होता है मेरे बच्चों, उसे आप खींच कर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चों, अगर यहाँ पे देखो, सबसे नीचे देखो, ये एक एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि जो गोल्ड होता है, अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर, 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल अगर कोई मेटल है तो उसका नाम होता है गोल्ड। मेलेबल में भी अगर सबसे ज़्यादा मेलेबल किसी को माना जाता है मेरे बच्चों, गोल्ड और सिल्वर को ही माना जाता है। अगर आप वॉइस की बात करें या साउंड की बात करें, तो मेरे बच्चों जैसे ही इन्हें कुछ हार्ड सरफेस से स्ट्राइक कराया जाता है तो मेरे बच्चों ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं सोनोरस। उसके बाद कंडक्टिविटी की अगर बात करें, तो मेरे बच्चों जो मेटल्स होती हैं ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो मेरे बच्चों, हीट हो के लिए कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर होता है सभी मेटल। ठीक है बेटे, उसके बाद नॉन मेटल की बात करते हैं आप। नॉन मेटल में बेटे इसका उल्टा होगा, तो वहाँ पे शाइनिंग सरफेस होता है तो यहाँ पे डल सरफेस होता है, नॉन लस्टर आएगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है मेरे बच्चों, अभी सारे एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसके बाद हार्डनेस की बात करूं मेरे बच्चों, तो ये जो नॉन मेटल होते हैं ये हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट नेचर होता है इनका, या ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है, देखो यहाँ पे दिखाया है कि अगर आपने हैमर किया तो ये टूट जाएगा। तो उसके बाद होता है मेरे बच्चों, ये ब्रिटल हो गया आपका। उसके बाद नॉन सोनोरस, आप नॉन मेटल को अगर हिट करते हैं तो मेरे बच्चों को किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो उसके बाद आता है कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो मेरे बच्चों जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, साउंड, यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो देखो मेरे बच्चों, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, बल्ब ग्लो नहीं हुआ, यहाँ पे बल्ब ग्लो हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो फुल टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इस तरीके से आपने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, एक एक एक्सेप्शन को मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे बच्चों, यहाँ कुछ एक्सेप्शन शो किए हैं। देखो, जैसे मरकरी की बात करें, मरकरी एक मेटल होती है, बट इसकी जो स्टेट पाई जाती है बेटे वो लिक्विड स्टेट होती है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर जो होता है, उस पे जो मरकरी होती है वो लिक्विड होती है। अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा रहा था कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली सॉलिड होती हैं, लेकिन लिक्विड यहाँ पे एक मेटल पाई जाती है, वो होती है मरकरी, ये एक्सेप्शन होता है। उसके बाद सेकंड पे देखो, ये जो मेटल होती हैं बेटे, ये कुछ मेटल होती हैं जो सॉफ्ट भी पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके बारे में दिखाया है। बेटे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में उसने दिखाया है नाइफ से कट करते हुए। तो मेरे बच्चों, ये इतनी सॉफ्ट होती हैं, मेटल सॉफ्ट नहीं होती,
लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे थ्री मेटल्स का कि ये जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि आप इन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटे जो ये गैलियम और सीजियम होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना ज़्यादा लो होता है कि अगर आप हाथों में इसे पकड़ लें, जो हमारे पाम में हीट है उस हीट से ये मेल्ट हो जाएगा। देखो, तो जनरली क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है मेरे बच्चों गैलियम और सीजियम का। गैलियम को आप और सीजियम को आप देखते हैं तो मेरे बच्चों इनमें क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। कितना लो होता है सर, अगर मैंने इसे अपने हाथों में रखा तो मेरी जो पाम की हीट है उस नॉर्मल हीट से भी ये मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये एक्सेप्शन देखा। लास्ट एक्सेप्शन मेरे बच्चों वो ये है मेरे बच्चों कि जो आयोडीन होती है ये नॉन मेटल होती है, और नॉन मेटल में किसी तरह की कोई चमक नहीं होती, लस्टर नहीं होता। तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो आयोडीन होती है वो अपनी एक स्पेशल चमक रखती है। ये एक नॉन मेटल का एक्सेप्शन हुआ। अब बेटे डायमंड की बात करें, डायमंड होता है वो मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस की कैटेगरी में काउंट किया जाता है मेरे बच्चों। एक और एग्जांपल है मेरे बच्चों, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो होता है मेरे बच्चों वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिटेल में उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चों याद रखेंगे ये सारे एक्सेप्शन। देखो, थ्री एक्सेप्शन मैंने मेटल के बता दिए और थ्री एक्सेप्शन मैंने नॉन मेटल के बता दिए। नॉन मेटल का पहला आयोडीन हो गया, सेकंड डायमंड हो गया, थर्ड पे मैंने आपको ग्रेफाइट बताया। ग्रेफाइट में क्या बताया मैंने, कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है मेरे बच्चों। जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है मेरे बच्चों, जबकि ये कार्बन के बना हुआ है, और जो डायमंड है वो भी कार्बन का बना हुआ है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उसमें करंट फ्लो रहता है मेरे बच्चों। तो ये एक्सेप्शन हुए मेरे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। मतलब क्या हुआ कि आप मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं या मेटल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे बच्चों आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया देखो, ये स्पेक्ट्रम ऑफ रिएक्शन दिखाया है, एक तो कॉपर के साथ, एक एल्यूमिनियम जिंक के साथ। कॉपर के बारे में लिखा उसने, डज नॉट बर्न बट कोट्स विद ब्लैक कॉपर सेकंड ऑक्साइड। जब आप कॉपर को बर्न करते हैं मेरे बच्चों तो वो बर्न तो नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जिसको कहते हैं आप कॉपर ऑक्साइड। मेरे बच्चों ये रिएक्शन की अगर बात करें तो ये रिएक्शन कैसे होती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करो, एल्यूमिनियम और जिंक डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कोरोजन, बेसिक ऑफ एनोडाइजिंग। बेटे एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्या करते हैं आप कि कोई मेटल है, उस मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए आप एनोडाइजिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो ऑक्साइड की एक लेयर होती है ये प्रोटेक्टिंग लेयर कहलाती है। इसे प्रोटेक्टिंग लेयर क्यों कहते हैं, सपोज बेटे ये आपका एल्यूमिनियम का आर्टिकल है, देखो ये नीचे वाला पार्ट जो दिखा रखा है, तो ये जो एल्यूमिनियम का आर्टिकल है, अब इसमें क्या होगा, इसमें कोरोजन होगा मेरे बच्चों। इसमें कोरोजन से बचने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली। ऑक्सीजन से जब इसने रिएक्शन कर ली तो मेरे बच्चों ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। अगर मैं इस ऑक्साइड लेयर को किसी टेक्निक से या किसी प्रोसेस के थ्रू इस ऑक्साइड लेयर को मैं इंक्रीज कर दूं, मतलब इसकी जो थिकनेस है, तो मेरे बच्चों ये और ज़्यादा इस तरह का इसका नेचर हो जाएगा कि ये रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्साइड लेयर जो एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाती है उसे आप कहते हैं कि ये जो होता है प्रोटेक्टिंग लेयर है। किस बेस पे कह रहे हैं बेटे, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड लेयर बनाती है, उसके बाद ये किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करती। इस बेस पे हम कह रहे हैं कि अब एल्यूमिनियम हमारी प्रोटेक्ट रहेगी। तो मैं उसके बाद ये कह रहा हूँ कि अगर ऑक्साइड ऑक्साइड लेयर को
उसकी थिकनेस को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो मेरे बच्चों उससे क्या होगा, एल्यूमिनियम और ज़्यादा इस तरह का नेचर रखेगी कि वो रिएक्शन नहीं करेगी। तो इस प्रोसेस को ही आप एनोडाइजिंग कहते हैं। बेटे ये प्रोसेस आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद और एग्जाम्पल बताता हूँ मेरे बच्चों इसके मैं आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैग्नीशियम होता है अगर आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं मेरे बच्चों तो वो MgO बना लेगी, 2MgO। अगर बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो ये 2MgO बनाएगा मेरे बच्चों। उसके अलावा अगर आप कॉपर की बात करें तो मेरे बच्चों जो कॉपर होता है, कॉपर भी सेम रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे जब आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो भी 2CuO दिखाएगा। यही ब्लैक कलर की कोटिंग थी मेरे बच्चों। इसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम को दिखाएं बेटे तो जो एल्यूमिनियम होता है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो शो करेगा Al2O3। तो मेरे बच्चों यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसे 2 ले लीजिए और यहाँ पर आप इसे 3 शो कर दीजिए। यहाँ पे ये 3 मॉलिक्यूल बनेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, 3 Al2O3। और यहाँ पे क्या है 2Al प्लस और 3O2 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इसके अलावा और भी रिएक्शन दिखाता हूँ बेटे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जो मेटल होती हैं ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। अब इसके इसके बाद मेरे बच्चों अगर आप बात करें कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होती हैं, जैसे आपका सोडियम होता है, उसका ऑक्साइड Na2 होता है। आपके पास दूसरी मेटल होती है जैसे आपका पोटेशियम होता है, उसका ऑक्साइड K2O होता है। मेरे बच्चों जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो वाटर वाटर H2O H2O में डिजोल्व नहीं होते, जबकि ये दोनों के दोनों ऑक्साइड बेटे ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाता है उसे एल्कलीज कहते हैं आप, है ना मेरे बच्चों। तो एक ये भी पॉइंट याद रखेंगे। देखो मैंने ऊपर कुछ पॉइंट बताए हैं, ये भी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। एक और चीज़ याद रखेंगे मेरे बच्चों, कुछ मेटल्स होती हैं जैसे लिथियम होती है, जैसे सोडियम होती है Na, जैसे पोटेशियम होती है K। ये मेरे बच्चों ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं ये मेटल्स कि अगर आप इन्हें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं तो मेरे बच्चों ये फायर को कैच कर लेती हैं, मतलब ये जल जाती हैं। तो मेरे बच्चों इसीलिए आप इन्हें केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो मेरे बच्चों लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम ये तीनों की तीनों जो होती हैं मेरे बच्चों ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये फायर कैच कर लेती हैं, मतलब ये जल जाती हैं। इसलिए इन्हें क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में करके रखते हैं मेरे बच्चों। जब कभी हमें इनका यूज़ करना होता है तो उस ऑयल से हम निकाल लेते हैं। उसके अलावा एक दो बातें मैं और बताऊंगा बेटे जो मेटल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जो आयरन होता है Fe, अगर आप उसे हीट करते हैं मेरे बच्चों तो वो बर्न नहीं होता। लेकिन वो अगर आयरन फिलिंग्स की फॉर्म में है, जो आयरन फिलिंग छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों के फॉर्म में अगर है वो, तो और जब उसे आप बर्न करते हैं तो मेरे बच्चों Fe बर्न हो जाएगा। नॉर्मली जो आपका Fe है वो बर्न नहीं होता, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ आयरन फिलिंग्स, अगर ये फिलिंग्स की फॉर्म में है, फिलिंग्स का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है, तो मेरे बच्चों उस टाइम पे Fe बर्न हो जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और मेरे बच्चों सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au, आप इसे कोई भी टेम्परेचर पे आप इसे गर्म करो तो मेरे बच्चों ये कोई रिएक्शन शो नहीं कर सकता। ठीक है बेटे, तो ये जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है इवन एट हाई टेम्परेचर। इसके अलावा आपको याद रखना है मेरे बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन अभी 2024-25 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है मैंने पीछे दिखाया आपको, एक जिंक ऑक्साइड होता है ZnO। तो मेरे बच्चों ये दोनों के दोनों एसिडिक नेचर भी शो करते हैं दोनों, और ये बेसिक नेचर भी शो करते हैं। तो मेरे बच्चों जो ऑक्साइड
बोथ नेचर रखते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। उन ऑक्साइड को आप कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेरे बच्चों यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है। देखो, इसने Al2O3 के साथ रिएक्शन करके दिखाई है एसिड की 6HCl की। तो मेरे बच्चों यहाँ पे बना एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O। यहाँ पे देखो, अब बेस के साथ रिएक्शन करके दिखा दी। जब एसिड के साथ रिएक्शन की तो मेरे बच्चों यहाँ पे इसका बेसिक नेचर है। जब बेस के साथ करा रहा है तो यहाँ पे अब इसका एसिडिक नेचर होगा। तो यहाँ पे बन जाता है मेरे बच्चों 2NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और मेरे बच्चों इसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, और प्लस में आपको वाटर मिलेगा। तो मेरे बच्चों अब हम पढ़ते हैं जो मेटल्स होती हैं, जो मेटल्स होती हैं उनकी वाटर H2O के साथ क्या रिएक्शन होती है। मेटल के साथ H2O की क्या रिएक्शन होती है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम और सोडियम होता है। इसके बारे में देखो, यहाँ पे देखो बेटे, वो कोल्ड वाटर लिखा हुआ है और वॉयलेंट लिखा है। इसका मतलब है ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करेंगी और वो जो रिएक्शन होती है बहुत वायलेट होती है। और ये जो रिएक्शन होती है बेटे बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। ये इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कि जो इस मेटल की H2O के साथ रिएक्शन होने के बाद जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, वो इस वाली हीट के साथ कांटेक्ट में आते ही ये हाइड्रोजन बर्न हो जाती है। तो मेरे बच्चों, जब कभी आप सोडियम को या पोटेशियम को पानी में फेंकते हैं तो वहाँ पे एकदम आग लग जाती है मेरे बच्चों। उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये पोटेशियम है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये यहाँ पे देखो KOH बनाया, अगर Na होता तो NaOH बनता। तो यहाँ पे प्लस में आपको हीट प्रोड्यूस होती है एंड H2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो जो H2 गैस है, साथ में जो हीट प्रोड्यूस हुई है, उस हीट के कॉन्टेक्ट में आने से ये हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाती है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे मेरे बच्चों, एक होता है कैल्शियम। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन वो बर्न नहीं होता। उसका रीज़न है, ये जो कैल्शियम होता है ये उतना ज़्यादा वॉयलेंटली रिएक्शन नहीं शो करता। ये जब रिएक्शन करता है मेरे बच्चों, उसमें बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए उसके साथ जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन वहाँ पे बर्न नहीं होती। जब इसे पानी में डाला जाता है तो जो पानी में आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है वो इसके सरफेस से स्टक हो जाएगी। इसके सरफेस से स्टक होने की वजह से मेरे बच्चों ये कैल्शियम पानी पे तैरता रहता है, फ्लोट करता है, ये डूबता नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, ये एक चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद आप मैग्नीशियम की बात करो। मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये केवल और केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया है देखो, Mg+2H2O, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस दिखाएगा। बेटे हॉट वाटर से रिएक्शन कराने का मतलब है कि ये इन तीनों की कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। ठीक है ना। उसके बाद आपके एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन तीनों की अगर बात करें तो ये कोल्ड वाटर के साथ तो ये रिएक्शन कर ही नहीं सकते और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चों, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। यानी कि जब वाटर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, उस एनर्जी के साथ ये रिएक्शन कर पाते हैं मेरे बच्चों। नॉर्मल आपका अगर वाटर है उससे रिएक्शन नहीं करेंगे, हॉट से नहीं करेंगे, कोल्ड से नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका स्टीम फॉर्म में होगा तो ही ये रिएक्शन करेंगे। बेटे रिएक्शन देखो कैसे, Fe+4H2O, यहाँ पे Fe3O4 बन जाता है मेरे बच्चों, प्लस में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसी तरह एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे वाटर की तो मेरे बच्चों Al2O3 बनेगा, प्लस में आपका वाटर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। इसी तरह Zn के साथ होता है मेरे बच्चों, तो Zn ऑक्साइड मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट देखो, ये नीचे लाइन लिखी हुई है, एक इंपॉर्टेंट नोट ये है मेरे बच्चों, जो लेड होता है Pb, कॉपर Cu, सिल्वर Ag और गोल्ड Au, ये जो होते हैं आपका किसी भी तरह का किसी भी फॉर्म में वाटर है
कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है या वाटर आपका स्टीम फॉर्म में है, ये किसी भी वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये इतने ज़्यादा लेस रिएक्टिव है मेरे बच्चों। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने वाला हूँ वो ये है। तो मेरे बच्चों अब हम देखते हैं जो मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेंगी वो साल्ट बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आप याद रखेंगे मेरे बच्चों, जो कॉपर होता है वो किसी तरह का जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बबल फॉर्म में निकलती है, वो किसी तरह का बबल नहीं निकालती। नो टेम्परेचर चेंज होगा मेरे बच्चों, नो रिएक्शन विद डाइल्यूट HCl। तो ये कॉपर के बारे में सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब सबसे पहली जो मैं मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा मैग्नीशियम के साथ। मेरे बच्चों जो Mg होता है वो HCl के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, देखो ये बनाएगा, यहाँ पे 2 HCl ले लीजिए, तो मेरे बच्चों ये बनेगा MgCl2 प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो मेरे बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये याद रखेंगे। इसी के साथ आप Mg के अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ दिखा सकते हैं, आप सोडियम के साथ दिखा सकते हैं, आप पोटेशियम के साथ दिखा सकते हैं, आप कैल्शियम के साथ दिखा सकते हैं। मेरे बच्चों आपके पास बहुत सारी मेटल्स हैं, उन मेटल के साथ आप क्या कर सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। हमेशा क्या मिलेगा, एक तो आपको साल्ट मिलेगा जैसे यहाँ पे मिला है MgCl2 प्लस में आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज दिखेगी यहाँ पे। अब मेरे बच्चों यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो एसिड होते हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एक ये भी होता है नाइट्रिक एसिड, ये एक्सेप्शन के साथ आता है यहाँ पे। ये जब भी रिएक्शन होती है मेरे बच्चों ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होने देता। ये जो नाइट्रिक एसिड है ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता उसका रीजन सुनो बेटे। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी है बेटे मैंने, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो मेरे बच्चों वो बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो यही लिखा मैंने देखो कि जो ये आपका HNO3 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइजेज H2 टू वाटर, यानी कि वो हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो मेरे बच्चों ये रीजन आप याद रखेंगे। क्या है, नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए ये यहाँ हम कहते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो H2 गैस इवॉल्व नहीं करता। रीजन क्या है याद रखेंगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन था, इस एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है। देखो मेरे बच्चों जो मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज होता है Mg और Mn, इनके साथ ये भाई साहब रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करेंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे आप। एक्सेप्शन है आपका कि जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। क्यों नहीं करता मैंने बता दिया। और इसमें भी एक्सेप्शन है कि जो मैग्नीशियम होता है और Mn होता है मैग्नीज, इन दोनों के साथ रिएक्शन करेगा और H2 गैस को रिलीज करता है। ये दोनों एक्सेप्शन याद बेटे याद रखने, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है। अब आते हैं आप कि जो ये एक्वारेजिया यहाँ पे दिखाया है, देखो एक्वारेजिया, डिड यू नो एक्वारेजिया ये क्या होता है मेरे बच्चों। जब आप HCl और HNO3 दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, HCl प्लस HNO3, तो इन दोनों को जब आप लेते हैं मेरे बच्चों इनको 3:1 में ले लो, तो आपके पास एक ऐसा एसिड बनता है जिसे आप कहते हैं एक्वारेजिया। और मेरे बच्चों ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये गोल्ड को और प्लेटिनम को, जो कि जल्दी से किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होती, ये उन्हें भी डिसॉल्व करने का दम रखता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया याद रखेंगे, 3 पार्ट ऑफ HCl 1 पार्ट ऑफ HNO3, ये याद रखेंगे बेटे।
अब देखो मेरे बच्चों, अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, रूल्स ऑफ पावर, या ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट। मेरे बच्चों, ये आपके पास कोई मेटल ए है और दूसरा कोई मेटल बी है, उसका सॉल्यूशन है आपके पास, साल्ट सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चों, अगर ये मेटल ए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये मेटल बी के साल्ट से मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगी और उसे अलग करके फेंक देती है और यहाँ पे खुद साल्ट बना लेती है। ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, और ये वाली रिएक्शन करा के दिखाई थी आपको। देखो बेटे, ये जो आयरन होता है, ये जो आयरन होता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आप आयरन को डालते हैं, तो मेरे बच्चों ये कॉपर को क्या करता है, आयरन इसको इसके सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और खुद से बना लेगा आयरन सल्फेट FeSO4। और यहाँ पे जो आपका कॉपर अलग हो जाता है मेरे बच्चों, वो इस आयरन नेल पे एक्यूमुलेट होने लगता है। तो जो आपकी ये कील थी, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये कील तो कॉपर की है। रिएक्शन कैसे होती है बेटे, ये रिएक्शन होती है, देखो, Fe प्लस CuSO4। रिएक्शन में क्या आ जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर Cu प्लस कॉपर Cu। तो मेरे बच्चों, ये सारी की सारी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज को आपको एक्सप्लेन कर रखा है, इसे फिर से देख लेना। ये मैंने 19, 20, 11, 12, 13, 30 ऐसे करके समझाया था। फिर मैंने बताया था कि जो लोहा होता है उसके आने पे दुनिया उल्टी हो जाती है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन जी कहना पड़ता है, नीचे से सोना चांदी। तो मेरे बच्चों, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी है, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों, जो आपकी आयनिक बॉन्ड है उसके बारे में पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी क्या है मेरे बच्चों, एक्चुअल में ये टेंडेंसी है टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। अब ये वैलेंस शेल क्या है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है। मेरे बच्चों, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो सोडियम होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। क्लोरीन जो होता है उसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे बच्चों, इसकी टेंडेंसी रहती है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम भैया एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हैं। तो इनमें क्या होगा, इसमें दोनों का म्यूचुअली दोनों इंटरेस्टेड हैं। जिस चीज़ की इसे ज़रूरत नहीं है वो ये लेना चाहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद मेरे बच्चों ये पॉजिटिव आयन बना लेता है, Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो करेगा मेरे बच्चों। क्यों कर रहा है, देखो बेटे, ये माइनस के तो 10 इलेक्ट्रॉन हुए, ये न्यूक्लियस में प्लस इसमें 11 आपके प्रोटॉन्स हैं, तो +1 यहाँ पे बचेगा। +11 है, -10 है, तो +1 आपका रहता है, वो यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे शो हो रहा है मेरे बच्चों। इसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज को शो करेगी। तो मेरे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे आयन फॉर्म करते हैं। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जब कंबाइंड होंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाते हैं। यही आपका आयनिक बॉन्ड का बेस होता है मेरे बच्चों। या इसी तरह के जो आपके साल्ट बनते हैं, उन साल्ट को आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो मेरे बच्चों, ये आपको याद रखना है। देखो, यहाँ पे देखो मेरे बच्चों, ये Na और Cl यहाँ पे बना रहा है NaCl। Na पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि सोडियम आयन है ये, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है यानी कि वो क्लोरीन आयन है। जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसे आप कैटायन कहते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे आप एनायन कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नेगेटिव आयन को एनायन, है ना, और जो पॉजिटिव आयन है उसे आप कैटायन कहते हैं। तो इस तरीके से मेरे बच्चों याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं मैग्नीशियम की, सर मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसकी रिएक्शन कराओ सर ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार होगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे बच्चों, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और MgO बना लेती है। ये रिएक्शन मैं आपको पीछे भी दिखा कर आया हूँ।
तो इस तरीके से आपको ये आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। अब आयनिक बॉन्ड की क्या-क्या प्रॉपर्टी है? आयनिक बॉन्ड को की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए आपको दिमाग में रखना है NaCl, जो घर पे नमक होता है। मेरे बच्चों, नमक क्या उसे आप ईज़िली ऐसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ पाएँगे। तो वो हार्ड होता है। क्या वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है? हाँ सर, पानी में डिज़ोल्व होता है। तो देखो मेरे बच्चों, ये फिजिकल नेचर है। सोडियम और क्लोरीन के साथ ये किस तरह रिएक्ट कर रहा है बेटे, इस तरह की तो स्ट्रक्चर बनती है ये। इसके फिजिकल नेचर की बात करें मेरे बच्चों, तो ये सॉलिड होता है, हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये फोर्स का नाम याद रखना बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होते हैं। ये आयंस के बिटवीन होता है मेरे बच्चों, और इसे जब आप हैमर करते हैं मेरे बच्चों, ये टूट जाता है, यानी कि वो ब्रिटल होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें मेरे बच्चों, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे केरोसिन और पेट्रोल होते हैं उनमें डिसॉल्व नहीं होता। ये पॉइंट याद रखेंगे आप। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटे, देखो यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस शो किया है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। ये जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं सभी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कंडक्टिविटी की बात करें मेरे बच्चों, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये देखो यहाँ पे पाथ ब्रेक है। अगर आपका पाथ ये ऑन हो जाए तो ये आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर ये लिक्विड स्टेट में होगा तो मेरे बच्चों ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्प्लिट हो जाता है, और इन आयंस की वजह से ये करंट को फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे तो करंट को फ्लो कराएंगे। अगर ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो मेरे बच्चों करंट फ्लो नहीं होगा, ये एज ए इंसुलेटर एक्ट करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मेरे बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका मेटलर्जी पार्ट या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि कोई आपके पास मिनरल्स है उससे आप प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो सारी प्रोसेस पढ़ते हैं। देखो इसमें सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करूँगा मिनरल्स। व्हाट इज़ मिनरल्स बेटे? नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है उससे कोई चीज़ जो आपने खोद के निकाली है वो मिनरल्स होती है मेरे बच्चों। उसके बाद आता है सेकंड आपका और में क्या होगा बेटे? मिनरल्स कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ मेटल फॉर प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन, या ये कह लीजिए जो मिनरल्स जिसकी आपने इम्प्योरिटीज़ को कम कर दिया है। मिनरल्स की इम्प्योरिटी कम होने पर मेरे बच्चों उससे एक्सट्रैक्शन ईजी हो जाएगा, तो उसे आप कहते हैं और, या एनरिचमेंट ऑफ मिनरल्स प्रोड्यूस और। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे बच्चों कि और क्या है, मिनरल्स क्या है। मिनरल्स जो होता है आपका, जो आपने ज़मीन से खोदा है वो मिनरल्स है। उसकी इम्प्योरिटी को दूर कर दिया आपने, उससे मिट्टी को पानी से धो के साफ़ कर दिया, उसमें और अदर जो इम्प्योरिटीज़ थी उन्हें दूर कर दिया। तो मेरे बच्चों, मिनरल से इम्प्योरिटीज़ दूर करने के बाद जो मिनरल बचता है उसी मिनरल को आप और कहते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है गैंग। बेटे ये पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, ये आपको याद करने चाहेंगे। इम्प्योरिटीज़ जैसे सैंड होता है, सोइल होती है, माइंड अलोंग विद और के साथ जो इम्प्योरिटी होती है मेरे बच्चों उसे आप कहते हैं गैंग। अब और के बारे में पढ़ते हैं। और कंसंट्रेटेड अगर आपके पास है तो ये 3 टाइप का होगा बेटे। एक तो मेटल जो हाई रिएक्टिव होती हैं, दूसरी जो मेटल मीडियम रिएक्टिव होती हैं, थर्ड में जो लो रिएक्टिव मेटल होती हैं। ये 3 टाइप ऑफ मेटल होती हैं मेरे बच्चों। जो हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं उसके एग्जाम्पल में आता है बेटे, जैसे सोडियम होता है, जैसे पोटेशियम होता है, जैसे कैल्शियम होता है। तो ये जो हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं मेरे बच्चों, इनको आप इनकी अगर मेटलर्जी करें या इनके लिए आप अगर प्योर मेटल को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो मेरे बच्चों इसके लिए प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर। आपके पास जो ओर होगा वो मेल्ट फॉर्म में होगा और उसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उससे आपको प्योर मेटल मिलता है। ये स्टेप आपको याद रखनी है। आगे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब मेरे बच्चों, जो मीडियम जो रेंज होती है
रिएक्टिव मेटल की, उसमें आपका क्या क्या आता है मेरे बच्चों, उसमें आपका एक तो कार्बोनेट और होगा, एक सल्फाइड और होगा। जो कार्बोनेट और होगा बेटे, Ca कार्बोनेट और Ca से कैल्सिनेशन बना। तो मेरे बच्चों कार्बोनेट और का आप कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड और का आप रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग में बेटे क्या होता है, आप एयर में रख के किसी चीज़ को गर्म करते हैं। अगर आप एयर की लिमिटेड प्रेजेंस लेते हैं तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं कैल्सिनेशन। तो मेरे बच्चों जो आपके मीडियम रेंज के मेटल होते हैं उनमें आपके दो तरह के और पाए जाएंगे। वो जो दो तरह के और हैं मेरे बच्चों, वो एक तो कार्बोनेट और होगा, एक सल्फाइड और होगा। जो कार्बोनेट और होता है उसका कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू आप उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अगर सल्फाइड और होगा तो उसका आप रोस्टिंग करेंगे, तब उसकी ऑक्साइड मेटल मिलेगी। अब ऑक्साइड होने पर या किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन होने पर उसका रिडक्शन करते हैं मेरे बच्चों, या ऑक्सीजन हटाने को आप रिडक्शन बोलेंगे यहाँ पे। तो रिडक्शन ऑफ मेटल करेंगे, उससे आपको प्योर मेटल मिल जाती है लगभग। उसके बाद बिल्कुल लो में जो आपकी मेटल्स होती हैं वो हमेशा सल्फाइड ओर में पाए जाएंगे। और जो सल्फाइड ओर होते हैं मेरे बच्चों उनका रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग के बाद उनका ऑक्साइड मिलता है। ये देखो मीडियम वालों में ऑक्साइड मिलता है, यहाँ पे रोस्टिंग होगा। रोस्टिंग के बाद आपको मेटल मिलेगी, उसकी आप रिफाइनिंग करेंगे मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये मेटलर्जी मैप है। तो इसके बाद मैं इसको एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बेटे। तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखो हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं और दोनों का डिफरेंस भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो रोस्टिंग होती है सल्फाइड ओर की होती है मेरे बच्चों, इसमें क्या होगा, एक्सेस एयर होगी आपकी और हीटिंग होगी बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे यहाँ पे जिंक सल्फाइड का एग्जाम्पल लिया। जिंक सल्फाइड क्या करती है मेरे बच्चे, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाएगी प्लस SO2 गैस बन के ये आपकी उड़ जाती है। तो इस तरीके से आपने रोस्टिंग की और आपको जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा। जो सल्फाइड और था उसका हमें ऑक्साइड फॉर्म मिल जाएगा। ऑक्साइड फॉर्म मिलने के बाद क्या करेंगे, उसका हम करेंगे रिडक्शन। मेरे बच्चों जैसे ही ऑक्साइड आएगा उससे ऑक्सीजन को हम हटाएंगे। ये ऑक्सीजन हटाने की जो प्रोसेस है इसे आप कहेंगे रिडक्शन। मेरे बच्चों इसके लिए बहुत फेमस होता है जिंक ऑक्साइड को या मेटल ऑक्साइड को आप क्या करते हैं, कार्बन के साथ हीट करते हैं या गर्म करते हैं। तो मेरे बच्चों ये कार्बन इस ऑक्सीजन को यहाँ से अलग कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बना के अलग हो जाएगा और जिंक आपकी अलग रह जाएगी। इस तरीके से आपने रिडक्शन ऑफ मेटल किया और आपको ये मेटल मिल जाएगी जिंक। अगर आपका कार्बोनेट और होता मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर कार्बोनेट और होता तो इसमें क्या होगा, लिमिटेड एयर होगी। लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल लिया जिंक कार्बोनेट, तो मेरे बच्चों यहाँ पे ये ऑक्साइड आ जाएगा जिंक का और प्लस CO2 गैस यहाँ से निकल के चली जाएगी। ये मैंने आपको पहले बता रखा। जैसे ही CO3 होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बेटे, एक तो CO2 प्लस O। यहाँ पे O जो होगा वो जिंक के साथ ऐड हो जाएगा और जो CO2 है वो CO2 वो अलग हो जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चों इसका भी यहाँ पे रिडक्शन होगा। रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन हो, दोनों से आपको ऑक्साइड मिलते हैं। ऑक्साइड के बाद आपको रिडक्शन करना होता है। रिडक्शन मतलब कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन को लेके अलग हो जाएगा और जिंक रह जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है मेरे बच्चों, कार्बन के साथ जो आप ये हीट करते हैं रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ कार्बन, ये सिर्फ जो मॉडरेट होती हैं उनका किया जाता है। ये आप कभी भी जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं उनका कार्बन के थ्रू आप नहीं कर सकते रिडक्शन। ये पॉइंट याद कर लेना, आप कभी भी विद द हेल्प ऑफ कार्बन रिडक्शन नहीं कर सकते हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये आपका पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, इनका कभी भी आप कार्बन की हेल्प से रिडक्शन नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये मॉडरेट वाली जो होती हैं आपकी मॉडरेट लेवल की जो मेटल्स हैं, तो उन मेटल्स का कार्बन की हेल्प से आपने रिडक्शन किया है। तो मेरे बच्चों अब हम समझते हैं केमिकल वेल्डिंग क्या है या थर्मिट रिएक्शन क्या है।
इस रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपको इसकी एक बैकग्राउंड बताऊंगा। मेरे बच्चों, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं उनका आप कार्बन की हेल्प से रिडक्शन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे MnO2 है, ये एक मेटल ऑक्साइड है। इसको आप कार्बन की हेल्प से इसका रिडक्शन नहीं कर सकते। इसमें क्या करते हैं आप, हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज़ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम होता है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे 3MnO2, यहाँ पे 4OL ले लिया मैंने। तो अब ये जो एल्यूमिनियम है, जब इस ऑक्साइड के साथ गर्म होगा तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, Mn लेस रिएक्टिव है। तो ये जो एल्यूमिनियम है हाईली रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या मेटल को रिमूव कर देगा इसके ऑक्साइड से। तो क्या मिलेगा मेरे बच्चों, तो एरो के बाद आपको मिलेगा 3 तो Mn मिलेंगे आपको, 3Mn प्लस में आपको 2Al2O3 मिलेगा बेटे, 2Al2O3 मिलेगा मेरे बच्चों, ये 2 है बेटे, तो 2Al2O3 मिलेगा आपको। तो इसी के साथ में आपको मिलेगी लार्ज अमाउंट में हीट। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ मेरे बच्चों, कुछ रिएक्शन होती हैं जिसमें मेटल ऑक्साइड को आप कार्बन की हेल्प से रिडक्शन नहीं कर सकते। तो उसमें क्या करते हैं हम, हाईली रिएक्टिव मेटल का यूज़ करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस होती है आपकी थर्माइट रिएक्शन। तो इस थर्माइट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन टू जनरेट मैसिव हीट। मैंने Mn का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे जो होता है थर्माइट में आप आयरन ऑक्साइड को लेंगे। मेरे बच्चों, इस आयरन ऑक्साइड को आप जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम आयरन को रिमूव कर देगा और आयरन यहाँ पे रिमूव हो गया देखो। उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद क्या होगा, ये जो Al2O3 है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, यानी कि आपका जो आयरन है उसका रिडक्शन हो गया, देखो उससे ऑक्सीजन अलग होगी। तो प्लस में लार्ज अमाउंट में हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। उसका रिजल्ट क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से जो ये मेटल है ये भी आपकी मोल्टन स्टेट में पाई जाएगी, यानी कि पिघली हुई मेटल मिलेगी बेटे। ये पिघली हुई मेटल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये वेल्ड में काम आती है मेरे बच्चों। जब कोई मेटल पिघली हुई होती है तो वो आसानी से जुड़ने में हेल्प करती है। देखो एप्लीकेशन यही लिखा है, यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स या क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। जो मशीन के पार्ट क्रैक हो जाते हैं उसमें आप थर्माइट रिएक्शन का यूज़ करते हैं मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा इसकी बैकग्राउंड क्या थी और ये कैसे रिएक्शन हो रही है। तो इसमें आपने सिंपली समझा, जो मेटल ऑक्साइड होता है उन हर एक मेटल ऑक्साइड का आप कार्बन की हेल्प से नहीं कर सकते रिडक्शन। आप उसके लिए क्या करते हैं, हाईली मेटल का यूज़ करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल का, है ना। तो मेरे बच्चों, अब आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिडक्शन। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, इन सभी हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ वही बात यहाँ पे लिखी है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल बिकॉज दे हैव हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये मेरे बच्चों आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे Na है, Na के पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का, एक कार्बन के साथ रिएक्शन करने का। तो मेरे बच्चों इनकी जो पॉजिटिविटी होती है, एफिनिटी होती है, ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, कार्बन के साथ नहीं होती। देखो मेरे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये है मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl। तो मेरे बच्चों इसमें आपने करंट फ्लो किया, प्लस साइन जो होता है, प्लस टर्मिनल हमेशा बड़ा होता है और यहाँ पे इसने छोटा टर्मिनल को प्लस दिखा रखा है। ये मिस्टेक आप याद रखना मेरे बच्चों, ये वाला निगेटिव है तो ये वाला टर्मिनल स्मॉल होगा और ये वाला टर्मिनल बड़ा होगा, ये वाला आपका छोटा होगा, ये ऐसा आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला आपका निगेटिव टर्मिनल, ये याद रखेंगे। तो मेरे बच्चों ये जो NaCl है, जब करंट फ्लो होगा इस मोल्टन स्टेट में तो ये पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव
टर्मिनल की तरफ, और ये निगेटिव क्लोरीन ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, और ये यहाँ पे देखो ये मेल्ट, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, और सोडियम यहाँ पे लिक्विड स्टेट में यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। और मेरे बच्चों जो क्लोरीन है वो यहाँ पे ऐसे देखो यहाँ पे इकट्ठा होती रहेगी। देखो ये क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये देखो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं यहाँ पे, है ना, ये 2 निगेटिव इसलिए हुई है। तो मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन निगेटिव हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया मेरे बच्चों, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये Na आपका तभी पॉजिटिव बना, है ना। तो जो Na है 1 इलेक्ट्रॉन उससे अलग हुआ, और ये Na पॉजिटिव बन जाता है। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आपने देखा कि जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, इनका आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से आप इनका जो है ना इन्हें ऑब्टेन करते हैं। तो लिक्विड सोडियम आपको इस तरीके से बड़ी सिंपल वे में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू मिल जाती है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ बेटे। तो अब आप पढ़ते हैं मेरे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। मेरे बच्चों ऊपर जो आपने कॉपर ऑब्टेन की है वो आपकी 100% प्योर नहीं होती, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होते हैं। देखो देखो यहाँ पे देखो कितने ब्लैक स्पॉट दिखा रखे हैं, ये सब इम्प्योरिटी शो कर रहा है। तो मेरे बच्चों इसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, मतलब इसमें भी आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप प्योर मेटल को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चों देखो इसमें क्या होगा, आप एक तो एनोड लेंगे, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बनाया, पॉजिटिव को बड़ा और निगेटिव को स्मॉल बनाया, ये आप याद रखेंगे बेटे। उसके बाद यहाँ पे एनोड मड, यहाँ पे जो जितनी भी इम्प्योरिटी है वो आपकी यहाँ पे इकट्ठी रहती है, होती रहती है जैसे आप करंट फ्लो करते हैं। और मेरे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर होता है ये Cu डबल पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव और निगेटिव के बिटवीन बेटे अट्रैक्शन होता है, तो ये निगेटिव प्लेट की ओर जो है ना मूव होती रहेगी। तो मेरे बच्चों लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता ये है, ये जो इम्प्योर है जो पहले थिक थी ये थिन हो जाती है मेल्ट होती होती, और ये जो प्योर वाली बहुत थिन प्लेट है ये आपकी कॉपर यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा और ये थिक बन जाएगी। इस तरीके से आपको एकदम प्योर मेटल आपका ये 99.99% 100% का भी नहीं होता बेटे, ये बहुत हद तक आपका प्योर कॉपर आपको मिल जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है करंट पास करते हैं तो प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व, जो आपकी प्योर मेटल होती है फ्रॉम एनोड, ये एनोड से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनोड, एनोड पे क्या है इम्प्योर मेटल थी वो क्या होगी डिजोल्व हो जाती है और डिपॉजिट होने लगती है कैथोड पे। बेटे ये वाला जो निगेटिव टर्मिनल है ये कैथोड है मेरे बच्चों, तो इस पे डिपॉजिट होने लगती है, यही मैंने आपको बताया। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा यहाँ पे बेटे, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट होगा, यानी कि जो कॉपर सल्फेट होगा उसका एसिडिक नेचर होगा मेरे बच्चों। और यहाँ पे जो आपका ये चैम्बर है ये आपका हीट रेजिस्टेंट होगा, ये ग्रेफाइट ग्रे से बना है ना। और एक और चीज़ मेरे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है इससे आप किस किस मेटल का रिफाइनिंग करेंगे मेरे बच्चों, कॉपर का हो गया, एक आप इससे जिंक का कर सकते हैं Zn का, आप इससे निकिल का करेंगे मेरे बच्चों, इससे आप Ag का करेंगे, इससे आप Au का करेंगे मेरे बच्चों। ये 4-5 याद रखना जो NCERT में मेंशन है, जिंक है, निकिल Ni होता है मेरे बच्चों, Ag सिल्वर होता है, Au गोल्ड होता है। तो ये आपको ये 5 मेटल के नाम याद रखने हैं जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से करते हैं, रिफाइन है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर मैं फिर से बताऊं मेरे बच्चों, आपकी जो मेटलर्जी प्रोसेस है या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसमें जो आप स्टार्टिंग में मेटल ऑब्टेन करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होती, उसकी प्योर स्टेट बनाने के लिए आप इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए मेरे बच्चों, आप पढ़ते हैं कोरोजन। देखो ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है, जैसे सिल्वर होता है वो ब्लैक यानी कि सिल्वर सल्फाइड में वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर का, जो कॉपर होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका कार्बोनेट बन जाता है। जैसे आयरन है, मैंने आपको रस्टिंग ऑफ आयरन ये फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कोरोजन में, है ना। तो यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे सबसे पहला जो आपका है इसमें
जो पार्ट है, इसमें उसने क्या किया, आयरन लिया, एयर भी है, वाटर भी है, तीनों चीज़ें, आयरन, एयर और वाटर, और देखो यहाँ पे रस्टिंग हो गई। सेकंड में उसने क्या किया, सेकंड में उसने क्या किया, आयरन को लिया विद वाटर ओनली, उसने एयर नहीं ली यहाँ पे। तो मेरे बच्चों देखो, ये एयर को रोकने के लिए उसने यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया है। तो मेरे बच्चों ये ऑयल की हेल्प ली है उसके लिए इसने। तो ऑयल की हेल्प से क्या होगा, और ये जो एयर होती है वो नीचे नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पे केवल वाटर है और आयरन नेल है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपने देखा ये आयरन नेल एज इट इज़ फ्रेश है, इनका कोरोजन नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, अगर आपके पास एयर नहीं होगी तो कोरोजन भी नहीं होगा। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखो, आपने केवल वाटर नहीं लिया, केवल एयर यहाँ पे है मेरे बच्चों, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे रखा, जो ड्राइंग एजेंट होता है मेरे बच्चों, थोड़ी बहुत भी नमी होगी तो ये सोख लेता है। और ये क्या करता है मेरे बच्चों, यहाँ पे आपने देखा ये जो आयरन नेल है इनकी भी रस्टिंग नहीं हुई। तो मेरे बच्चों इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कोरोजन के लिए, आयरन के कोरोजन के लिए दो चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत होती है, जैसे एयर और वाटर। अगर इन दो में से एक भी नहीं है तो कोरोजन नहीं होगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे वर्डिक्ट, रस्ट रिक्वायर बोथ मॉइस्ट एंड एयर। आपको कोरोजन के लिए या रस्टिंग के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर दोनों में से एक चीज़ एब्सेंट है तो मेरे बच्चों कोरोजन नहीं होगा।